मैं आपको सर्वे इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज इस सामाजिक न्याय सम्मेलन में यहाँ पर कई सारे वक्ता लोग आए थे और उसमें नीरज पटेल और कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने अच्छी रीत से समाज को जोड़ने की बातचीत किया और समाज को आगे आने के लिए और समाज को सुधारने के लिए बात किया। साथ ही धन्यवाद। ले जा रहा है कि जब फैसला हो जाए, जब मंडल आंदोलन लागू हुआ, हमारे बाद के बहुत सम्मानित वक्ता बैठे, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के कौन सड़क पर उतरा। उसी दिन फैसला हो गया था कि इस देश में लड़ाई सीधे सीधे संविधान बनाम मनुस्मृति की। और यही बात इस मंच पर हम कहने आए हैं। कुछ लोग हैं जो इस संविधान से डरते हैं या हमसे ज्यादा इस संविधान को पढ़ते हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारे लिए संविधान सबसे बड़ी बाधा है। आपको दिखाने के लिए संविधान पर माथा चूमते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि अब की बार 400 पार ताकि देश के संविधान को बदलना है। भूल गए क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश वालों और खासकर सुल्तानपुर वालों, आपको भी बधाई दूंगा कि इस बार उनके मंसूबों को आपने रोका है। और बाकी सब जगह, सुल्तानपुर तो छोड़िए, अयोध्या हार गए सब। इस बात को हर जगह पहुंचाना है। पिछले 3 दशक में उनकी राजनीति का जो केंद्र था, वहां भी वो चुनाव हार गए, क्योंकि ये तय कर लिया इस देश के 90% लोगों ने कि हमारे हित की बात कर कौन रहा है। कौन है जो चुनाव देने आया तो कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपके घर में 2 कमरा होगा तो 1 कमरा खोल ले जाएंगे। और ये सारा डर दिखा करके वो चाहते थे कि संविधान बदल दिया जाए। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश वालों ने अगर न रोका होता तो ये 2 दिन का जो संसद में सम्मेलन था, उसमें शायद ये घोषणा हो गई होती कि साल 2025 से अब ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है और ये मनुस्मृति से चलेगा। लेकिन उसको रोकने का काम इस उत्तर प्रदेश के इस तमाम वंचित शोषित 90% लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। लेकिन खतरा टला नहीं है। लेटरल एंट्री आई संविधान को कमजोर करने के लिए। और गांव के लोगों लेटरल एंट्री का मतलब समझते हैं? चोर दरवाजा, पीछे का दरवाजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा पद है। मेरे पिताजी गांव में कहते थे कि देश 3 लोग चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। तीनों में आप और हम कहाँ हैं? 90% लोग कहाँ हैं? जरा बताइए। पीएम तो भाई आपके बीच का है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो भी तो ओबीसी हैं। फलाने गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पता ही नहीं था ओबीसी थे कि नहीं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं मैं भी ओबीसी माँ का बेटा हूँ। 14 में कहे कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, 19 में कहे अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। संसद में खड़े वो कहते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखता है। आज तक उन्होंने एक बार भी मंडल कमीशन का नाम लिया है क्या? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, सुना है क्या आपने? जोर से बोलिए। कथा सुनने नहीं आए हैं? अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो पूरा मुंह करके सोना, 24 घंटे में दिक्कत दूर हो जाएगी। यही सब में तो मजा आता है हमारे लोगों को। व्हाट्सएप पर आजकल पहले कागज छपे, ट्रेन बस में बांटे कुल कि ये अखबार पढ़ करके अगर रुपेश कुमार ने यही वाला पर्चा 12,000 छपवाया, 2-3 बीघा खेत लिखवा लिया, और सुरेश कुमार ने पर्चा देखकर फाड़ दिया, उसके घर में 24 घंटे में बड़ा दुखद समाचार मिला। यहाँ सब डर के धधका के, अरे बाप रे कहीं गड़बड़ा न जाए। वैसे ही अंधविश्वास और पाखंड में हमारे लोग फंस गए। लेकिन आप जरा सोच कर बताओ कि आज आपकी शिक्षा लूट गई, आपको पता चला? हम शिक्षा बचाने के लिए आपके बीच में संविधान की बात करने आए हैं। हम ये बात समझाने आए हैं कि अगर आप सक्षम हैं और इस कार्यक्रम तक आ गए, हमारा 90% समाज तो अभी भी गांव में बैठा है, खेत में काम कर रहा होगा या फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, उसको कैसे पता कि देश का संविधान खतरे में है? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ना, जिनका पेट भरा है वही बताएंगे ना। मुझे भी तो ये मौका था कि मैं कहीं नौकरी करता, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी कि तुम्हारे सामने सब लूट रहा था तुम कर क्या रहे थे, मैं उनकी आंख में आंख डाल कर कह सकूंगा कि मैं नौकरी की परवाह किए बिना संविधान की परवाह करने के लिए लोगों के बीच में खड़ा होकर के जान जोखिम में हाथ में लेकर के इस सम्मेलन में भाग लिया। फैसला आपको करना है कि आप खड़े कहां हैं। उन लोगों के साथ खड़े हैं जो देश को बेच रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। 3 काम उनका है: झूठ,
लूट और फूट डालने का। हर एक जगह पर वो झूठ बोलते हैं। 15 लाख आया अकाउंट में, और कल फलाने 11 संकल्प किए हैं। संविधान पर चर्चा 1.5 घंटा का बात है, आप लोग भी सुने होंगे। मैं चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना क्योंकि देश में संविधान था। तो हम भी कहते हैं उसको बदलने की बात क्यों करते हो? कोई दूध बेचने वाला, कोई कपड़ा सिलने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए हम भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं। आप बन गए प्रधानमंत्री और कहते हैं कि बदल देंगे। ऐसे कैसे बदल देंगे? 90% लोग बदलने देंगे क्या? आप बदलने देंगे? देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। मैं केवल आपको यही बात कहना है, क्योंकि संविधान नहीं था तो इसी सुल्तानपुर के चौराहे पर आपके लोग क्या ये कार्यक्रम करा सकते थे? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जोर से, आप करा सकते थे क्या? संविधान नहीं था तो कितना ऐसा कार्यक्रम हुआ, और यही कार्यक्रम होता 4 आदमी आकर के कार्यक्रम डिस्टर्ब कर देता। लेकिन आज संविधान की ताकत है कि हम संविधान की बात करने के लिए किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90% का जो अपमान होता था, अब यह ऐलान करने आए हैं कि अब इस मुल्क का मेरा अपमान नहीं सहेगा, सम्मान से जिएगा, और इसके लिए संविधान की बात करेंगे। बस यही आपसे अपील और गुजारिश करने आया हूं। बहुत लंबा वक्त लेने का मतलब नहीं। आज आपका वोट लूटा जा रहा है आपके सामने, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, आप रोक पा रहे हैं क्या? और चुनाव में जिस मशीन से वोट डाला जा रहा है उस पर आपको भरोसा है, लेकिन रोक पा रहे हैं क्या? सब कुछ गलत होता देख रहे हैं, लेकिन एक भी चीज अगर रोक नहीं पाए तो इतने बड़े महासम्मेलन करने का मतलब क्या निकलेगा? संविधान बदलने वालों को अगर आप रोक नहीं पाए और संविधान बचाने वालों की एकजुटता नहीं कर पाए तो आप क्या इस लड़ाई को जीत पाएंगे? इसलिए मैं आखिर में आपसे कुछ निवेदन करके जा रहा हूं। बड़े कुर्बानी देकर के हमने यहां तक का सफर तय किया। महात्मा कबीर जब पैदा हुए, तथागत बुद्ध की इतनी शानदार प्रतिमा यहां है। मैं तो खुश होता हूं कि कोई सुनील यादव और कोई मौर्य जी इस आयोजन समिति में तमाम ओबीसी और दलित मिल करके आज एक बहुजन सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का सम्मेलन कर रहे हैं। यही हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जाति तोड़ो और जमात जोड़ो, तब जाकर के हम इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये तमाम आयोजकों को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मैं गुजारिश करने आया हूं कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा हमारे सामने क्या खड़ी है, खुदाई हो रही है, और खुदाई के बाद दंगे जैसा माहौल बनाया जाए। रोज धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मजहब और धर्म लड़ाने वाली चीज है क्या? दुनिया के किसी धर्म ने लिखा है क्या कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे वाले को उल्टा पुल्टा करना? नहीं। हमारे इसी देश में कबीर ने लिखा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये बात इसी देश में लिखी गई ना। और आज धर्म के नाम पर केवल दंगा, ये दंगे में हमारे आपके घरों के बच्चे ही जा रहे हैं। पुराने लोगों ने भी कहा, मैं भी आपसे पहला निवेदन, पहला एक वादा लेना चाहता हूं, आपने घर के बच्चों को किसी भी धार्मिक जुलूस में, किसी भी धार्मिक काम में अपने घर के बच्चों को मत भेजिएगा। भूखे रहकर, प्यासे रहकर एक कपड़ा कम पहनिएगा, एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे विश्वविद्यालय भेजिएगा, तभी आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। धर्म दिल में है और जिसको जो मानना है उसको मानने दीजिए। धर्म की लड़ाई इस बहुजन समाज की लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई संविधान की लड़ाई है, और हम संविधान मानने वाले लोगों के साथ हैं। ये पहला निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं। और दूसरी बात फिर मैं पूछूंगा कि शिक्षा बची ही कहां जिसको आप पाएंगे? पढ़िएगा प्रोफेसर की डायरी। और मैं अभी परसों नरसों महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि उनके यहाँ जितने भी स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज, कंपल्सरी पेपर में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाए। सिलेबस बदला जा रहा है, सिलेबस। और पुराने बहुत सारे शिक्षक समुदाय के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कोई भी काम होता है तो पहले प्राइमरी स्कूल के टीचरों की छुट्टी करके उनकी ड्यूटी वहां लगाई जाती है। स्कूल बाढ़ आए तो डूब जाए, वहां जाने का नहीं है, फिर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई गई कुछ दिन पहले की नहीं। और मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षिकाएं जितनी थी, उन महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी रंगोली बनाने में लगाई गई, क्योंकि जिले इलाही का वहां कार्यक्रम होने वाला था और वहां पर आने वाले थे। बताओ, शिक्षक का काम ये है। और बताओ आपके लिए कौन लड़ा? ये रेलवे वाले बहुत सारे कर्मचारी लोग आए हुए हैं,
सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा था और जैसे ही प्रधानमंत्री बनकर मौका मिला तो रेल बेच दिया। बताओ बेचा कि नहीं बेचा? पुराने लोग जितने हैं उनको 50% छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन की, वो छूट बंद। प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए से 10 रुपए हो गया। खाद आपकी 50 किलो मिलती थी, 45 किलो पहले हुई, आजकल शायद 40 किलो 40 किलो मिल रही है। रेट उतना है। गरीबी दूर हुई क्या आपकी? बहुत हुई। महंगाई की मार, महंगाई दूर हुई क्या? पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 100 रुपया, सिलेंडर 1000 रुपया। आपकी नोट लूटी जा रही है कि नहीं लूटी जा रही है? जरा बताओ। एक समय था जब नमक और प्याज पर सरकार गिर जाती थी, अब तो किसी बात पर नहीं गिरती। बताओ इस पे सोचने की जरूरत है कि नहीं? 90% हम हैं। ऐसे मंचों पर जोर से नारा लगा कि 90% हैं। कहां हो आप? मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या देश के विश्वविद्यालयों में 90% वाइस चांसलर इस देश के SC ST OBC के हैं क्या? हमने RTI लगाई कि 596 कुलपति 2018 में RTI जवाब आया था, उसके बाद तो RTI जवाब ही नहीं आता। और वहां पर पता चला कि 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, 36 OBC सब मिलाकर, और 550 कुलपति कौन थे ये हमको बताने की जरूरत है। आप हमसे बेहतर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में जितने जजों की नियुक्ति हुई उसमें 88 से 90% आबादी के जज वो बने जिनकी समाज में आबादी 10% है, और जिनकी आबादी समाज में 90% है उनके जज सुप्रीम कोर्ट में एक दलित शायद है।